वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? तो राइबोसोम्स गोलाकार आकृति के 250 एंगस्ट्रॉम मोटी कला विहीन सूक्ष्म कण होता है। इसमें कला नहीं होता है। जनरली सारे ऑर्गेनल में डबल मेम्ब्रेन कला होती है, जबकि ये इसमें कला नहीं होता है, ये सूक्ष्म कण होते हैं। तो इसकी खोज की बात कर लें तो सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में सेम की जड़ों की कोशिकाओं में राइबोसोम्स को देखा था, जबकि पैलाडे बाद में सन 1955 में पैलाडे नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने जंतु कोशिकाओं में इसे देखा था। अब बात कर ले कि ये कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये जीव द्रव्य में, कोशिका के जीव द्रव्य में, केंद्रक के केंद्रिका में मुख्यतः ये उपस्थित होते हैं। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब में ये उपस्थित होते हैं। अब इसे आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स जनरली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इसमें 70S राइबोसोम्स पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये 80S राइबोसोम्स केंद्रक के केंद्रक कला पर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जालिका पर ये उपस्थित होते हैं। और ये 70S राइबोसोम्स, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 30S और 50S भाग से मिल करके बना होता है। इसका छोटा पार्ट 30S का होता है, जबकि बड़ा पार्ट 50S का होता है। और ये दोनों भाग आपस में मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़े होते हैं। ये मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़े होते हैं। इसकी लेंथ 290 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 210 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आगे 80S राइबोसोम्स, जो कि जिसका बड़ा वाला भाग 60S का होता है और छोटा वाला भाग 40S का होता है। और ये दोनों भाग भी एक दूसरे से मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़े होते हैं। और इसकी लंबाई 300 से 340 एंगस्ट्रॉम और चौड़ाई 200 से 240 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये जो 60S वाला भाग होता है, यही जाकर के किसी कोशिका के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहीं पर जाकर के ये चिपकता है। अब ये S क्या है? S एक स्वीडबर्ग यूनिट है। स्वीडबर्ग जो कि एक साइंटिस्ट का नाम होता है, और इसे जनरली जोड़ने पर 30 और 50 जोड़ने पर 80 होता है, 80 होता है। ये इसलिए होता है, और ये जब जुड़ता है तो यहाँ पर इसकी कमी हो जाती है। अवसादन गुणांक क्या है? इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की यदि बात कर ले कि ये इसका अध्ययन करने के लिए एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नामक एक यंत्र होता है, जिसमें ये राइबोसोम्स एक विशेष विलयन में रख करके उसमें डाल के इसको एक निश्चित रफ्तार से घुमाया जाता है, जो कि कुछ राइबोसोम्स जो कि एक निश्चित रफ्तार पर जाकर के उसमें सूक्ष्म नलिका होती है। जो सेंट्रीफ्यूज होता है उसमें सूक्ष्म नलिका होती है। एक निश्चित रफ्तार से यदि इसको घुमाया जाता है तो कुछ राइबोसोम्स सूक्ष्म नलिका पर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ जो होता है वो किसी दूसरे रफ्तार पे, दूसरे स्पीड पे जाकर के बैठते हैं। तो इसी आधार पर ये अलग अलग राइबोसोम्स को हम देखते हैं या पहचान सकते हैं। जिस तरह, जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लें 80S राइबोसोम्स को, तो 80S राइबोसोम्स जो ये दोनों पार्ट होते हैं मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़े होते हैं, और यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता को घटा दी जाए तो ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
और यदि कम मैग्नीशियम आयन की सांद्रता घटाने पर एक विलयन में यदि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज को में रख करके राइबोसोम्स के विलयन को घुमाया जाए तो कुछ जो होते हैं वो 40S पर जाकर के बैठते हैं, तो कुछ होते हैं जो 60S की रफ्तार में जाकर के बैठते हैं। इस तरह से इसकी क्या कहते हैं कि एक पहचान की जाती है कि ये 40S का होता है, ये 60S का होता है। और यदि यही मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो ये राइबोसोम्स आपस में एक दूसरे में चिपकने लगते हैं, और जब चिपकते हैं तो ये जो स्मॉल वाला भाग होता है, स्मॉल वाले भाग से चिपकते हैं। और इसे जब ये जैसे लगभग 10 गुनी तक मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो ये डाइमर बन जाते हैं, दो राइबोसोम्स आपस में चिपक जाते हैं जिसे डाइमर कहते हैं। और इसी तरह और भी सांद्रता बढ़ाई जाए तो ये और भी ज़्यादा चिपकने लगते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो मैसेंजर आरएनए, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तब मैसेंजर आरएनए पर जाकर के 3 से 4 की संख्या में ये जाकर के वहाँ पे लगते हैं, या कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए से जुड़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि इसके ये फंक्शन क्या है, ये किस तरह से काम करता है। अब हम बात करेंगे कि राइबोसोम्स पर प्रोटीन की सिंथेसिस किस प्रकार होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ टर्म को समझ लेंगे, जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल जो कि न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। राइबोसोमल आरएनए क्या काम करता है कि ये राइबोसोम्स को बनाता है, ये राइबोसोम्स के बनाने में मदद करता है। और राइबोसोमल आरएनए का कार्य होता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तब पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में ये आरआरएनए मदद करता है एज अ एंजाइम। अब आते हैं एमआरएनए जो कि किसी प्रोटीन का एक मैसेज रखता है। एमआरएनए जैसा कि एम से मैसेज, ये प्रोटीन का एक मैसेज रखता है जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। अब ये कोडॉन फॉर्म में होता है। कोडॉन क्या होता है? कोडॉन जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। ट्रिपलेट नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये क्या है? ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाता है और ये 3 के पेयर में एमआरएनए मैसेंजर आरएनए में ये उपस्थित होता है। ये तो था मैसेंजर आरएनए। और टीआरएनए ये स्मॉल होता है, इसे ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो कि ये मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन उपस्थित होता है, उसका एंटी कोडॉन ये टीआरएनए रखता है। तो आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। और एक बात समझ लेते हैं कि ये जो राइबोसोम्स हैं उस पे 3 साइट्स होते हैं। राइबोसोम्स जो कुछ इस तरह से हैं, इस पे 3 साइट्स होते हैं, एक सेप्टर साइट और पेप्टाइडल साइट जिसे पी साइट बोलते हैं, और एग्जिस्ट साइट जिसे ई साइट बोलते हैं। एक सेप्टर साइट पर ये मैसेंजर आरएनए का जो कोडॉन होता है, जो AU
जी इसे स्टार्च कोडान भी कहा जाता है। AUG जहाँ पर आता है वहीं पर ये राइबोसोम्स एक्ट करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है। AUG पर ये एक्ट करता है और जैसे कि ये ट्रांसफर RNA जो कि इसका एंटीकोडॉन रखता है UAC जो कि मेथियोनीन का एंटीकोडॉन होता है। अब ये AUG ट्रांसफर RNA AUG पर एंटीकोडॉन ला करके छोड़ देता है और ये मिल जाते हैं और फिर ये राइबोसोम्स आगे चला जाता है अगले साइड पर जिसे हम पेप्टाइडल साइड बोलते हैं। वहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए आगे चला जाता है और आगे अगला ट्रिपलेट आता है जैसे कि ACG का जो एंटीकोडॉन होता है वो थर्मोनिन। यहाँ पर अब ACG पर ये चला गया और ये साथ ही साथ ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर मेथियोनिन और थ्रियोनिन का के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह से ये आगे प्रक्रिया होती रहती है। जैसे कि यहाँ पर ये एक लंबी श्रृंखला के रूप में बन जाती है जो कि ये अमीनो एसिड का एक श्रृंखला बन जाता है जो प्रोटीन की इकाई, जैसा हम जानते हैं कि प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड होती है, तो ये श्रृंखला आगे चल के अलग होकर के ये प्रोटीन का निर्माण कर लेती है। प्रोटीन के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड की चेन बनी और प्रोटीन का निर्माण हुआ। धन्यवाद।